वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम जावेद। अच्छा जी, हमने एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया था कॉन्स्टिट्यूशंस का, और बाद में हमने उसको क्रिटिकली एनालाइज करके ये भी देखा था कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा सूटेबल है और उसके सूटेबल होने की क्या क्या वजूहात हैं। आई एम फाइन, थैंक यू सर। आज हम वो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, एंड दैट इज द लोकल गवर्नमेंट। वो आपसे पेपर 2 में लोकल गवर्नमेंट ऑफ यूके पे भी सवाल कर सकता है। वो लोकल गवर्नमेंट ऑफ यूके के साथ साथ आपको ये भी कह सकता है कि जी पहले तो मुझे बताएं कि लोकल गवर्नमेंट ऑफ यूके जो है ये चलती किस तरह से, ये काम किस तरह से करती है, या मुझे ये बताएं कि इसके फंक्शंस क्या क्या है। एक तो आज हम इस चीज को बड़ा डिटेल में कवर करना। फिर जी वो हमें ये भी कह सकता है कि लोकल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का हिस्टोरिकल एनालिसिस करके बताएं कि हम क्यों फेल होते रहे। या फिर वो आपसे ये सवाल कर सकता है कि जी कंपेयर द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ यूके एंड दैट ऑफ पाकिस्तान। थोड़ा सा ड्राई टॉपिक है। ड्राई मैं इस वजह से कह रही हूं कि आप लोगों के लिए ये चीज थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने में नहीं होगी, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू पुट इट इन द मोस्ट इजीएस्ट वे। नहीं समझ आती रिकॉर्डिंग फिर से सुन ले, फिर भी नहीं समझ आती कुछ तो आई एम ऑलवेज हियर। ठीक है जी। अच्छा, आप लोगों के बच्चे ये जो नोट्स बनेंगे, ये जो दोनों टॉपिक्स के नोट्स बनेंगे, ये बिल्कुल मेरे साथ साथ बनेंगे। मतलब लोकल गवर्नमेंट ऑफ यूके का जो टॉपिक है ना, वो मैंने बड़ा डिटेल स्ट्रक्चर किया है अपने लेक्चर के लिए, और उसकी दो वजूहत हैं। वजह ये है हिस्टोरिकल एनालिसिस, लोकल गवर्नमेंट्स हिस्टोरिकल एनालिसिस, कि जी ये एक ही लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है जो यूके में ऑपरेट कर रहे हैं। अब वो आप जिस किताब से उठाकर लिखो, वो अब आप नेट से उठाकर लिखो, वो आप जहां से उठाकर लिखोगे, उसकी मशीनरी एक ही है। सिमिलरली हमारा जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, उसमें आपके पास जो रिसर्च पेपर्स आते हैं वो होते हैं जी 18 या 20 पेजेस के। अब अगर इतना टाइम है कि इसको पढ़ सकते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ें। लेकिन अगर एक क्रिस्प और टू द पॉइंट चीजों को पकड़कर एनालिसिस कर लेना है, दैट इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू डिलीवर टुडे। ठीक है जी। तो टाइम नहीं वेस्ट करते, अपने कान आंखें दिमाग खुला रखना है, अच्छी तरह से चीजों को समझना है। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ड्राई टॉपिक है, लेकिन वील ट्राई आवर बेस्ट कि हम इसको बेहतरीन तरीके से कवर करें। दूसरी बात यह कि स्पीड थोड़ी सी पकड़नी है, जल्दी जल्दी चीजों को नोट करना है। लंबा टॉपिक है, आई वांट के आराम से इस क्लास में कवर हो जाए, कल तक चीज ड्यू ना हो, ताकि कल हम मजीद कोई और चीजें कवर करें। अच्छा जी, हम लोकल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस क्यों करवाते हैं? व्हाट इज द नीड ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम? बच्चे सबसे पहले तो ये कि हम चाहते हैं कि पावर डेवोल्यूशन जो है वो जब स्मॉलर लेवल पर होती है, तो इट मींस कि आपका जो ग्रास रूट लेवल है, जो आपके कस्बे हैं, जो आपकी कम्युनिटीज हैं, जो आपकी पैरिशेस हैं, उन तक आपकी मैनेजमेंट और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन बेहतरीन तरीके से हो। एक डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए जो सबसे मेजर कंपोनेंट होता है वो ये होता है टू मेक पीपल थिंक दैट दे हैव बीन हर्ड। अब लोगों को ये एहसास किस तरह से दिलाना है? लोगों को ये एहसास अपनी एक मशीनरी फ्रेम करके दिलाना है, जिसमें आप प्रॉपर इनकी पार्टिसिपेशन और उस पार्टिसिपेशन पर अपनी पॉलिसीज बनाते हो। दुनिया में जितने भी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, उन सब में ज्यादा इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट सिस्टम यूके का है। कैसे है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की गई है, आए अब हम इसको देखते हैं। यूके का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू टीयर्स। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो कर दी गई है दो मेजर चैनल्स में।
एक को हम कहते हैं जी सिंगल टीयर और एक को हम कहते हैं जी टू टीयर। सिंगल टीयर में हमारे पास यूनिटरी अथॉरिटीज आती हैं। ये यूनिटरी अथॉरिटीज लुक आफ्टर करेंगी उन तमाम कामों को जो वेल्स में है, जो स्कॉटलैंड में है, जो नॉर्दर्न आयरलैंड में है और जो इंग्लैंड में है। ये अथॉरिटीज यहां पर होने वाले तमाम कामों को क्या करेंगी? लुक आफ्टर करेंगी। फिर सिंगल टीयर में ही हमारे पास सेकंड जो टीयर है दैट इज लंदन बोरोस। लंदन में होने वाले तमाम कामों को लुक आफ्टर करेंगी लंदन बोरोस। और फिर इसके बाद हमारे पास वो डिस्ट्रिक्ट्स, मेट्रोपॉलिटन, मतलब उससे भी एक लेवल नीचे हो गया ना। ये डिस्ट्रिक्ट क्या करेंगी जी? ये फिर ये मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट और काउंसिल्स क्या करेंगी? वो कस्बे, वो डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर आपकी सिंगल टीयर सिस्टम की अप्रोच नहीं पहुंचती, ये उन तक आपके कामों को लुक आफ्टर करेंगी, उनकी ग्रेवियंसेस को नोट करेंगी, उनके इश्यूज को नोट करेंगी। सिंगल टीयर सिस्टम का बस यही काम। तो फिर टू टीयर सिस्टम क्या करता है? टू टीयर सिस्टम हमारे पास इट्स जस्ट an authority that is sitting in London to look after all the works that are happening there। ठीक है जी। टू टीयर सिस्टम में मजीद 3 तरह की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। एक डिस्ट्रीब्यूशन है जी जिसको हम कहते हैं काउंटी काउंसिल्स। काउंटी काउंसिल्स अपर लेवल पर अपनी काम सरंजाम देते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। वाई इंपॉर्टेंट? प्लस द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। क्योंकि बच्चे आपकी जितनी लेजिस्लेशंस हैं, आपके जितने लॉज बनेंगे, आपकी जितनी पॉलिसीज बनेंगी, वो तमाम काउंटी काउंसिल्स आपको तय करके देंगी। आई रिपीट, द अपर लेवल of the two-tier system, the most strongest and the most important organ is county councils। काउंटी काउंसिल्स क्या करेंगी जी? आपके लिए लॉज बनाएंगी, आपकी डिमांड्स पर पॉलिसीज बनाएंगी, आपके फंक्शंस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के ये डिटरमिन करेंगी। काउंटी काउंसिल्स के बाद फिर पावर डेवलूट होती है और पावर आ जाती है जी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के पास। अब थोड़ा सा लेवल नीचे आ गया जी। ये क्या करेंगे? ये थोड़ा छोटा लेवल है। ये अपर लेवल के बाद डिस्ट्रिक्ट्स पर अपनी अथॉरिटी को फंक्शनलाइज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट्स में जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो क्या करेगी जी? वो काउंटी काउंसिल की पॉलिसीज जब बन जाएंगी उनको एग्जीक्यूट करने के लिए इस दिस इज लेस अथॉरिटेटिव। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लंदन में 13 डिस्ट्रिक्ट बोरोज मौजूद हैं, सिर्फ लंदन में। किस लिए? ताकि कॉपरेशन हो। और किस लिए? ताकि वो फंक्शंस, वो पॉलिसीज, वो लेजिस्लेशंस जो काउंटी काउंसिल कर चुकी है उसको बेहतरीन तरीके से इंप्लीमेंट कर सके। थर्ड जो फिर टीयर है दैट इज पेरिश काउंसिल्स। A parish council is the lowest and is the weakest and has the limited power। पेरिश काउंसिल सीधा सीधा अपर लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी जितनी हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनीथिंग, फंडिंग हो जाए, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा जी? ये उनके ऑर्डर्स को ओबे करे। दैट इज इट। इट डील्स विद द लोवेस्ट लेवल, मींस के ये लोगों के सबसे ज्यादा करीब है, ये लोगों की कम्युनिटीज में सबसे ज्यादा करीब है। कहा यह जाता है कि सिर्फ इंग्लैंड में 1000 पेरिश काउंसिल्स मौजूद हैं। 1000 कम्युनिटी काउंसिल्स मतलब पेरिश काउंसिल्स मौजूद हैं और ये वहां के लोगों की ग्रेवियंसेस नोट करते हैं और उनको फिर काउंटी काउंसिल्स तक पहुंचाते हैं ताकि उन पे फर्दर लेजिस्लेशन हो सके। सिंगल टीयर और टू टीयर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आप लोगों ने ये बात लाजमी लिखनी है कि एक एक्ट पास हुआ था जिसको हम कहते हैं जी लोकल गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1972। ये पास हुआ था जी।
हमारे पास यूके में, और इस एक्ट में एक इकदाम उठाया गया कि ये जो पेरिश काउंसिल्स है ना, ये साल में 2 दफा मिलेंगे। एवरी ईयर दे विल मीट 2 टाइम्स। और इस मीटिंग में जो मेंबरशिप होगी वो मिनिमम होगी 40 और मैक्सिमम होगी 100। 2 दफा मिलेंगे। क्या होगा? वो ऑर्डर, वो लेजिस्लेशंस जो इनको काउंटी काउंसिल दे चुकी है, ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन की खबर रखेंगे, ये लोगों के डिमांड्स की खबर रखेंगे, ये लोगों के इंटरेस्ट की खबर रखेंगे। ये एक पुलिस की तरह काम करेंगे। ये बताएंगे कि जी आपके बनाए गए लॉज पर कितने लोग मुतमईन हैं, कितने लोग मुतमईन नहीं हैं। हमें फलाना मसला है, हमारा वेस्ट डिस्पोजल का मसला है, हमारा इलेक्ट्रिक रजिस्टर्स का मसला है। ये सारी चीजें डिस्कस होंगी इन 2 मीटिंग्स में। ठीक है जी। सिर्फ पेरिश काउंसिल को ये हक क्यों दिया गया है कि वो 2 दफा मिलेगी और वो जो है तो अपनी ग्रीवेंसेस डिस्कस करेगी? बिकॉज इट इज द मोस्ट नियर टू द पीपल, इट इज द मोस्ट नियर टू द community. The community can get access towards the parish councils very easily. That is why this meeting, this act of 1972 has been passed कि जी आपने 2 दफा पूरे साल में मिलना है और अपनी तमाम रिपोर्ट देनी है, A to Z, अच्छी बुरी दोनों। अब ऐसा नहीं है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गई और ये खुद ब खुद चलेगी। यहां तक स्क्रीनशॉट डन करें जी। दिस वॉज पेज नंबर 1। साजदा जल्दी से, साजदा, अदीला, अली, कोई भी कर ले, जल्दी करें जल्दी करें। मेरे ना इस टॉपिक में पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होती है कि बस ये एक ही क्लास में खत्म हो जाए। अच्छा जी। अब ऐसा नहीं है कि पावर डेवलूट हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ ली, हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया और उसके बाद अभी ऑटोमेटिक मशीनरी है, ये काम करेगी, ये इसलिए कामयाब है। नहीं, ये कामयाब इसलिए है क्योंकि हमने इसमें कुछ मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व की हैं। ऑपरेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज carried out with the help of these ministries. कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं जी? सबसे पहले है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, कम्युनिटीज एंड लोकल गवर्नमेंट फॉर इंग्लैंड। दूसरी है जी लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटीज डायरेक्टरेट। इन द स्कॉटलैंड गवर्नमेंट। तीसरी है जी द डिपार्टमेंट, अब देखिए इंग्लैंड में अपना है, स्कॉटलैंड में अपना है, द डिपार्टमेंट of local government and local government business in वेश गवर्नमेंट। वेश में अपना है, ठीक है जी। एंड देन डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट इन नॉर्दर्न आयरलैंड। अब ये हर जगह पर अपने अपनी मिनिस्ट्रीज है। ये मिनिस्ट्रीज क्यों डिस्ट्रीब्यूट की हैं बच्चे? इनकी फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इन तमाम मिनिस्ट्रीज को वो जो पोर्टफोलियोज दिए जाएंगे, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, ये उस पर जवाबदेह हैं। तीन चीजों के जवाबदेह। एक तो ये कि क्या उन तमाम लेजिस्लेशंस की फंक्शनिंग प्रॉपर है, क्या उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर है, और क्या वहां के लोग उस चीज पर खुश हैं या खफा हैं। ये काम होगा इन मिनिस्टर्स का।
वैसे तो लोकल गवर्नमेंट खुद ऑपरेट कर रही होती है, ऑटोनॉमस है, ठीक है, उसमें ज्यादा जो है तो मदाखलत नहीं है। हम जैसे लोग नहीं है, वो बड़े पीस लविंग लोग हैं, उन्होंने बड़ी जो है तो अथॉरिटी और प्रोरोगेटिव्स अपनी गवर्नमेंट के लिए छोड़े हुए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं लिखवाया, इस बात से अंदाजा लगाएं। और वो आज दिन तक चल रहे हैं बड़े बेहतरीन सदियों से। तो उन्होंने क्या किया जी कि ये जो हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन कर ली ना, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हमने फॉर द सेक ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस किया है। लेकिन अगर फर्ज करें कि आपसे वो पूछ लेता है कि जी कौन से ऐसे मैटर्स हैं जिसमें फिर आपकी जो मिनिस्ट्रीज हैं या जो आपका सेंटर है, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कर देता है ना कि ये मिनिस्ट्री यहाँ यहाँ सर्व करेगी, तो वो फिर किस हालात में जाकर इंटरफेयर करेगी। तो उसकी इंटरफेरेंस के लिए आपने क्या करना है जी, आपने लिख लेना है हेडिंग इंटरफेरेंस की, कि लोकल गवर्नमेंट वैसे तो ऑटोनोमस है, लेकिन इनके इंटरफेयर करने का क्या मकसद है जी। इंग्लैंड में अगर रेलेवेंट मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट एक्ट 1990 थ्रू 1999 के थ्रू इंटरफेयर कर सकता है। क्यों इंटरफेयर कर सकता है? जब इसको ये अंदाजा हो जाए दैट द लोकल गवर्नमेंट सर्विस हैज बीन फेल्ड टू डिलीवर इट्स बेस्ट। पहले खुला हाथ देना है, पहले उनको करने देना है जो वो करेंगे। सर्टेन सर्विस को डिलीवर करने में फेल हो जाते हैं तो आपका एक्ट ये कहता है कि जी फिर आपने इंटरफेयर करना है, फिर सेंटर ने इंटरफेयर करना है। या फिर कुछ एक्सट्रीम केसेस में क्या मुराद है? एक्सट्रीम केसेस में मुराद ये है कि बच्चे देयर आर फ्यू एक्शंस दैट आर कॉन्टिन्यूसली डिक्टेटेड एंड आर अनलाइक्ड बाय द पीपल, तो तब भी इंटरफेरेंस ऑफ सेंटर या इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्ट्रीज होगी। पॉलिसी ऐसे चलाएं कि लोग भी खुश हो, मुल्क की भी बेहतरी हो, न कि डिक्टेट करें, न कि डेविएट करें इस स्ट्रक्चर से। अगर डेविएट करेंगे तो इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्ट्रीज होगी। अब ऐसा नहीं है कि जी आपने सिर्फ मिनिस्ट्रीज दे दी और आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जज करना शुरू कर। इंग्लैंड में देयर इज अ प्रॉपर मॉनिटरिंग बॉडी ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। डू वी हैव एनी मॉनिटरिंग बॉडी इन आवर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम? जल्दी से बताएं, हमारे पास कोई मॉनिटरिंग बॉडी है हमारे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में? जल्दी से बताएं। नहीं है? अच्छा, है? कौन सी है? चलें, अभी लोकल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पढ़ते हैं तो फिर आपको मैं बताती हूँ कि हमारे पास कोई मॉनिटरिंग बॉडी है या नहीं। लेकिन यूके के लोगों ने अपनी मॉनिटरिंग के लिए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में एक बड़ा स्टेप उठाया है जी। उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है अकाउंट्स कमीशन ऑफ स्कॉटलैंड। वो फंड्स, वो फाइनेंसेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी लोकल गवर्नमेंट को, उसको सुपरवाइज कौन करेगा जी? उसको सुपरवाइज करेगी आपकी अकाउंट्स कमीशन ऑफ स्कॉटलैंड। आया ये फंड्स प्रॉपर यूज हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे? वेल्स ऑडिट ऑफिस, वेल्स में होने वाली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वेल्स में होने वाली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस को सुपरवाइज करे। देन नॉर्दर्न आयरलैंड में लोकल गवर्नमेंट ऑडिटर जो मॉनिटर करता है कि आया फंड्स आए हैं, प्रॉपर अपनी जगहों पर लगे हैं, कितना बचता है, कितना सेंटर ने दिया था, कितनी डिमांड गई। अच्छा जी, इंग्लैंड में ये जो सुपरवाइजिंग बॉडी है, ये जो मॉनिटरिंग बॉडी है, ये कम है। उसकी वजह ये है कि लोकल गवर्नमेंट ने एक मॉनिटरिंग सिस्टम लोगों को खुद दे दिया है। उन्होंने लोगों को एम्पावर किया है कि जी आप खुद जज बने कि आया सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी फाइनेंसेस हैं या जितने भी ऑडिट्स हैं जो आते हैं, वो प्रॉपर यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। नहीं हो रहे
तो यू कैन होल्ड एनी वन अकाउंटेबल फॉर दिस। तो इंग्लैंड में इन्होंने क्या कर दिया, इंग्लैंड में इन्होंने सुपरवाइजरी बॉडी को खुद लोगों को ही दे दिया ये प्रोरोगेटिव। यहां तक स्क्रीनशॉट डन करें जी, समझ आ गई है यहां तक? ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट हेडिंग आपकी क्या होगी? नेक्स्ट हेडिंग होगी कि जी इनकी जो एफिशिएंटली काम करने की वजह है वो एक ये भी है कि मनी जनरेशन कैसे, हाउ वुड मनी जनरेशन टेक प्लेस इन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ यूके। अच्छा, प्राइमरी सतह पर तो जैसे हर जगह होता है, प्राइमरी सतह पर तो क्योंकि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो आप सेंटर को बोलोगे कि जी मुझे पैसे चाहिए, मैंने फलाना इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टार्ट करना है, मैंने फलाना पुल बनाना है, मैंने फलाना वेस्ट डिस्पोजल के लिए लैंडफिल्स बनाने हैं, मैंने ये तमाम काम करने हैं। मतलब वेन एवर यू नीड मनी यू कैन आस्क द सेंटर। प्राइमरी सतह पर तो ये होता है, लेकिन द लोकल गवर्नमेंट कैन जनरेट मनी इटसेल्फ। कैसे इटसेल्फ? जब वो इम्पोज करे टैक्सेस, और स्पेशली ये जो टैक्सेस इम्पोजिशन है ये ज्यादातर कहां पर जी, ये वेल्स और इंग्लैंड में कर सकते हैं। लेकिन जो लोकल अथॉरिटीज हैं, जो ये वेल्स और इंग्लैंड के लोगों को ये प्रोरोगेटिव दे दिया गया है, इस पर फिर सर्टेन लिमिट्स लगाई गई कि आप टैक्स इम्पोजिशन करेंगे लेकिन अंधाधुंध टैक्सेस नहीं लगाने। अगर ये लिमिट ब्रीच हो जाए, ज्यादा टैक्सेस लग जाए, ज्यादा लोग वापस आए, प्रोटेस्ट करें, रिबेल करें सेंट्रल अथॉरिटीज के खिलाफ, तो फिर क्या होगा जी? फिर होगा रेफरेंडम, ताकि पता लगाया जा सके कि लोग खुश भी हैं या नहीं, इतने टैक्सेस लग गए हैं, आर पीपल एबल टू पे देम और नॉट। लोकल गवर्नमेंट अगर ये रेफरेंडम में साबित हो जाता है कि अननेसेसरी इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस हुई है, तो उसको फौरन सेंट्रल अथॉरिटीज काउंटर कर देंगी, उसको नल एंड वॉइड करार दे देंगी, और फिर एक मजीद दूसरा प्लान तैयार करना पड़ेगा इनको। वो प्लान अप्रूव करवाना पड़ेगा जी काउंटी काउंसिल से। काउंटी काउंसिल्स चूंकि आपकी पॉलिसीज बनाती है, आपकी लेजिस्लेशंस बनाती है, वो फर्दर फिर इसको लुक आफ्टर करेगी और फिर एक नया प्लान जाएगा। So there are two ways to generate money in the local government system. The one is that on the primary level, you can ask the center for the money. And on the secondary level, of course, they have given you the prerogative that you can impose taxes specifically done in the Wales and England, and you can generate money. But they've been put few limits that should not be breached during the imposition of tax. ठीक है जी? अब आखिर में वो आपसे अगर पूछे कि जी व्हाट आर द फंक्शंस एंड द पावर्स, फंक्शंस और पावर्स दोनों की एक ही हेडिंग दें। पावर्स को अलहदा नहीं लिखना, फंक्शंस को अलहदा नहीं लिखना, कंफ्यूजन होगी। ये टॉपिक ऑलरेडी थोड़ा इस तरह का है कि इसमें याद करने वाली चीज, तो आप डायरेक्ट लिख लोगी जी द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ यूके। जो सिंगल टीयर की पावर्स हैं वो तो थोड़ी लोअर लेवल की है ना। मतलब लोअर लेवल की ये कि अपनी लोकेलिटी में ही डील कर, इट डील्स विद द फायर ब्रिगेड्स, it deals with the civil defense, it deals with the waste disposals within the communities, it deals with the local economic development, it deals with the transport, कौन सी बस किस वक्त कितनी दफा चलेगी, कब कब निकलेगी, ये तमाम काम आपका सिंगल टीयर देखता है, आपका सेंटर नहीं देखता। इन कामों में उसने आपको अथॉरिटी दी हुई है कि भाई इतना तो आप रखें ना अपने पास प्रोरोगेटिव, कि आपने इन तमाम चीजों को, लोगों की नीड को देखें। अगर उनकी नीड ज्यादा है तो बढ़ा दें, अगर उनकी नीड कम है तो कम कर दें। अब ये टोटली आप पर है। एंड में क्या एक डिमांड है कि जी भला होना चाहिए यूनाइटेड किंगडम का। इसके बाद फिर हमारे पास आते हैं जब टू टीयर सिस्टम आता है। टू टीयर सिस्टम के फिर हमारे पास खुद कुछ फंक्शंस,
सबसे पहला फंक्शन तो बच्चे मैंने आप लोगों को ये बता दिया, और जो कि इसकी एक बहुत बड़ी पावर है वो ये है कि जी इट डील्स विद द स्टैट्यूटरी एंड स्ट्रेटेजिक लेवल। मतलब आपकी जो लॉ मेकिंग है, जो पॉलिसी मेकिंग है, वो आपका 2 टियर सिस्टम का। सेकेंडली, फिर ये जितनी भी सोशल सर्विसेज हैं ये अपने लोगों को प्रोवाइड करते हैं। सोशल सर्विसेज टुवर्ड्स द ओल्ड एज पीपल एंड टुवर्ड्स द ऑर्फन्स। मतलब कि इन ओल्ड एज पीपल की पेंशन्स, इनका रहना, इनकी बीमारियां, फिर इसी तरह से जो आपके ऑर्फन्स हैं उनकी स्कूलिंग, उनकी फॉस्टरिंग, उनकी एडॉप्शन, ये तमाम काम आपकी 2 टियर सिस्टम मैनेज करती है। 2 टियर सिस्टम बड़े लेवल पर आपके वेस्ट को भी मैनेज करती है, ये आपके हेल्थ को भी मैनेज करती है, ये इमरजेंसी सिचुएशंस में आपको हमेशा एक्टिव नजर आएगी, और ये एट द टाइम ऑफ डिजास्टर हमेशा काम करते हुए नजर आएगी। फोर्थ फंक्शन इनका ये है जी कि जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट और बोरो काउंसिल्स हैं वो हाउसिंग से रिलेटेड, किधर कौन सी कम्युनिटी बननी है, किधर कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, किधर डीएचए बनना है, किधर बहरिया बनना है, ये तमाम चीजें ये डील कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रिकल रजिस्टर्स, आपके कब्रिस्तान वगैरह, ये सारी चीजें 2 टियर सिस्टम देखता है। हाँ, 2 टियर सिस्टम आपके लोअर लेवल को यानी सिंगल टियर सिस्टम को कमांड भी कर सकता है कि जी आप मुझे टैक्स कलेक्शन करके दे दें अपने अपने इलाकों से, या आप मुझे वेस्ट इकट्ठा करके दे दें अपने अपने इलाकों से, और फिर लोअर लेवल इज बाउंड टू ओबे जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जी। फिर हमारे पास जो सिक्स्थ फंक्शन है वो ये है कि जी आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज अ होल, आपकी सोशल, आपकी कल्चरल डेवलपमेंट, कल्चरल फैसिलिटीज, रिक्रिएशनल एरियाज, और आपका टूरिज्म 2 टियर सिस्टम देखता है। तो जी इसके सक्सेसफुल होने की जो वजह है वो ये है कि बड़ा एक कैटेगोरिकली चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उन पर चेक्स क्रिएट किए गए हैं, जीरो एरर पर खेलते हैं, लोग बड़े पीस लविंग हैं। लोग क्या करते हैं कि जी हमेशा कॉपरेट करते हैं, लोगों की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है दैट इज टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट एंड नॉट, दे हैव नॉट केप्ट देमसेल्व्स अबव द स्टेट। ठीक है ना, वो एज अ होल ही देख रहे होते हैं चीजों। तो ये तो था जी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ यूके। यहां तक क्लियर है सबको, समझ आ गई है हर एक बच्चे को? बस अब आपने ना इसको क्या करना है, अब इसी सवाल को अगर वो आपसे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ यूके को पूछे, पढ़ लें, अगर कहीं और से भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें, लेकिन इन नोट्स को सामने रखना है, इन स्ट्रक्चर्स को सामने रखना है। ठीक है कि जी आप सिक्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट एंड टूरिज्म, सिक्स पॉइंट इज दिस। आपने मेन जो है ना वो सिंगल टीयर और 2 टियर के नाम याद कर लेने हैं, और फिर उसके बाद आपने इसकी मिनिस्ट्रीज, अच्छा मिनिस्ट्रीज फर्ज करें याद नहीं हो रही, 4 मिनिस्ट्रीज हैं याद नहीं हो रही, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एटलीस्ट कैटेगोरिकली आपने हेडिंग्स में करके लिख लेना है, एग्जामिनर को एटलीस्ट एक आइडिया आ जाएगा। बच्चे इस सवाल को हल किस तरह से करना है आप पूछ रही हैं, इस सवाल को इसी तरह से हल करना है जिस तरह मैंने लिखवा दी। पहले आपकी हेडिंग आ जाएगी इंट्रोडक्शन, फिर आपकी हेडिंग आ जाएगी नीड या इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, फिर आपकी हेडिंग आ जाएगी जी सिंगल टीयर और 2 टियर सिस्टम, फिर आपकी हेडिंग आ जाएगी जी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व, फिर आपकी हेडिंग्स आ जाएगी जी इसी में सब हेडिंग आप लिखेंगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, ऐसे करके फिर आप लिखेंगी मॉनिटरी बॉडी, फिर आप लिखेंगी यहां पर मनी जनरेशन, और इसके बाद आप लिखेंगी पावर्स एंड फंक्शंस।
ये फुल फ्लेज फुल प्रूफ तरीके से आपका सवाल रेडी है। हाँ, एंड पर अगर आप अपना एनालिसिस देंगी तो वो आपको 3-4 पॉइंट्स मैंने बता दिए। व्हाई इज इट सो जीरो एरर क्यों है? वो इस वजह से है कि जी फर्स्ट थिंग, द पीपल आर वेरी पीस लविंग, दे हैव डेलीगेटेड द पावर्स टुवर्ड्स देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स इन ऑर्डर टू सर्व द बेस्ट ऑफ द कॉज। पहली चीज। दूसरी चीज कि जी जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस अगर हम करते हैं लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ यूके का, तो ये दुनिया में सबसे बेस्ट है, क्योंकि इन्होंने हर लेवल पर हर चीज को बड़ा कैटेगोरिकली कवर किया है। तीसरी चीज कि जी इसमें मॉनिटरिंग बॉडीज हैं। अगर आप फर्ज करें अपने चेक्स एंड बैलेंसेस में कहीं फेल भी होते हैं तो आगे मॉनिटरिंग बॉडीज की पावर्स एंड फंक्शंस में आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। चौथी चीज कि जी डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पर बेस्ट सर्व करती है। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड के लोगों को ये प्रोरोगेटिव खुद दिया हुआ है कि आप खुद एनालाइज करो और खुद ये एवेल्युएशन करो कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कितनी इफेक्टिव है। ठीक हो गया जी। फिफ्थ कि इसमें बड़ी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है और उन मिनिस्ट्रीज पर भी फर्दर चेक्स हैं। So ji, this is how you are going to attempt the question of local government system of UK. Now, once we move towards the local government system of Pakistan, we first have to see the historical development. ठीक है ना? यहाँ तक स्क्रीनशॉट डन कर लें जी, और जल्दी से जाएं, नमाज पढ़ के आए। इट्स 151, इट्स 151। 2 बजे तक आ जाएं जी, 2 बजे तक आ जाएं। आज जरा 2-3 टॉपिक्स कवर करते हैं, ठीक है? या 2-3 तक आ जाएं, चलें, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आई शेल बी सीइंग यू पीपल एट 2-3 इंशाल्लाह। ओके, ओके, ठीक हो गया। मैं वो भी बताती हूँ आपको, वो फेलियर के कॉजेज हैं ना, आगे जब हम पाकिस्तान का कर लेंगे ना, तो मैं आपको कॉजेज बता देती हूँ, इश्यूज भी बता दूँ। चलें, वापस आए जी जल्दी से।
अच्छा जी, आ जाए वापस। अच्छा, मैं आपको फर्स्ट स्लाइड दिखा देती हूँ, आप ले लें स्क्रीनशॉट। ये लें। अली जवाद जल्दी से बच्चे। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ यूके को पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान की एवोल्यूशन कैसे हुई। यानी हमारा जो बलदियाती निजाम है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है। हमारे पास सवाल आपसे वो लेगा जी कि आप हमें ये बताएं कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान क्या है, हिस्टोरिकली क्या रहा है, और ये फेलियर का सामना क्यों करना पड़ा। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, अगर हम ये देखें कि हिस्ट्री जहां पर हम पढ़ते हैं तो ब्रिटिश से पहले हमारे हमारे पास क्या था जी, वडेरा सिस्टम। ठीक है जी, मुगल्स आए, जमींदारी सिस्टम स्टार्ट हुआ, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए इन्होंने अपने अपने जमींदार छुड़े हुए होते थे कि जी आप जाएं और आप क्या करें कि आप मेरे नाम पर टैक्सेस कलेक्ट करेंगे। अब इन्होंने पावर को क्या किया, डेलीगेट कर दिया। जब ब्रिटिश राज आया तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट हो गया पंजाब में उस वक्त 1688 में आई बिलीव। लेकिन जब पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस होती है तो हमारे पास राइट आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान वी विटनेस्ड कि जी हमें बहुत से मसाइल दरपेश थे। वी वर stuck into the chains of the bad civil and military relations. We were stuck between the less administrative, economical support. अब ऐसे में हमने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में या इसको डेवलप करने के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि भाई हमारे पास और टेंशन्स बहुत ज्यादा थी। पहले हमने अपनी उन टेंशन्स को एब्जॉर्ब करना था, फिर बार बार हमें इंडियन एग्रेशन देखने को मिला, हम उसके साथ अलहदा टैकल करते रहे, फिर हमारी बॉर्डर टेंशन मजीद इंक्रीज होती गई। तो स्ट्रेटेजिकली भी अगर हम देखें तो हमारी पोजीशन ऐसी नहीं थी कि हम किसी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को बाकायदा तौर पर शुरू करते। हिम्मत पकड़ी जी अयूब खान साहब ने, और ये इन्होंने जब हिम्मत पकड़ी, इन्होंने अपना एक बेसिक डेमोक्रेसीज के नाम से एक चार्टर साइन करवाया। पर्पस क्या था जी, पर्पस ये था कि जो इनकी पोजीशन है वो स्ट्रेंथन हो जाए। अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए इन्होंने 80,000 इलाकों में डिस्ट्रीब्यूशन कर दी बेसिक डेमोक्रेसी। ये जी ये डिमार्केशन हो गई है, अब ये जो निजाम चलेगा ये इन तमाम इलाकों में चलेगा। रेफरेंडम कराया गया कि जी ये आया होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या राय है अवाम की, क्या राय है। 1960 की बात कर रही हूं मैं। तो रेफरेंडम में 75,000 लोगों ने कहा कि जी हम इस सिस्टम को अप्रूव करते हैं। और फिर सिर्फ ये वजह नहीं थी इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की, बेसिक डेमोक्रेसीज की वजह एक और ये भी थी कि आपको अगर ये लगता है कि हम अब जाकर आईएमएफ के सामने हाथ फैला रहे हैं, हमने अब जाकर डोनेशंस के लिए एक एक मुल्क के पास जा रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वी वर इकोनॉमिकली वेरी वीक, दैट इज वाई वी हैड डोनर कंट्रीज सिंस द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान। तो जो डोनर कंट्रीज थी उनका ये नैरेटिव था कि जी हम चाहते हैं कि हम एजुकेट करें बेसिक डेमोक्रेसीज के स्ट्रक्चर से लोगों को कि डेमोक्रेसी के थ्रू आप किस तरह से ग्रास रूट लेवल पर सर्व कर सकते हैं। One of the reason Ayub Khan to strengthen his position. Second reason because of the donor countries' interest in the democracy at the grassroots level. अब जी अयूब खान साहब ने
4 टियर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। इस 4 टियर सिस्टम में इन्होंने सबसे लोवेस्ट जो इंस्टीट्यूट रखा दैट वाज यूनियन काउंसिल। फिर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया जी तहसील या म्युनिसिपल कमेटीज, या आपके जो कैंट बोर्ड्स हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, ये हर कैंट का, हर तहसील का एक एक कैंट बोर्ड हो। थर्ड ईयर में इन्होंने कहा कि जी अब होंगी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। ये फिर जब आपके टाउन से निकल आई चीज तो आपका कंप्लीट एक डिस्ट्रिक्ट बन गया, शहर से निकल आई तो अब डिस्ट्रिक्ट में आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद इन्होंने बना दी जी डिविजनल काउंसिल। और इस डिविजनल काउंसिल को सुपरवाइज कौन करेगा जी? एक डिविजनल कमिश्नर करेगा। वो ही विल लुक आफ्टर एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन द डिविजन। लेकिन जी ये जो स्ट्रक्चर इन्होंने इनिशिएट किया ना, ये फेल हो गया। और उसका कॉज ऑफ फेलियर क्या था जी? कॉज ऑफ फेलियर ये था कि चूंकि ये एक मिलिट्री पर्सन थे और इनके साथ जो तजाद था वो हमारे सिविल सर्वेंट्स का था, तो जो रियल पावर्स थी वो जब डेलीगेट होकर जाती थी तो वो जाती किधर थी जी? वो जाती थी हमारी ब्यूरोक्रेसी के पास। और ब्यूरोक्रेसी फिर मजीद कोई फंडिंग इशू नहीं करती थी, लिहाजा ये टसल की जो वजह थी उसकी वजह से ये 4 टियर सिस्टम बुरी तरह से मिजरेबली इट फेल्ड। दूसरा दौर आया जी पीपीपी का, 1970 से 1975 तक। इन्होंने कहा कि जी हम रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को बेहतरीन तरीके से प्लान करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थे ही कि जी ये सिस्टम भी फेल हो गया। वजह क्या थी जी? फॉल ऑफ ढाका। बहुत बड़ा धचका लगा, हमसे एक कंप्लीट विंग अलहदा हो गया, तो ये जो सिस्टम था ये भी चल नहीं सकता। स्क्रीनशॉट डन करें जी, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। जल्दी से। अब पीपीपी की गवर्नमेंट के बाद जियाउल हक साहब आते हैं। इन्होंने 1979 में एक 4 टियर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे की है कि जी पहले होंगी टाउन कमेटीज, फिर हमारे पास होंगी जी म्युनिसिपल कमेटीज, फिर हमारे पास होंगी जी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, और उससे लेवल लोअर लेवल पर हमारे पास होंगी जी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस। अब हमने यहां पर कोशिश की कि हम ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस को कंट्रोल कर दें। हमने डेप्यूटी कमिश्नर को अपॉइंट किया कि जी आपने जाकर हमारे जो टाउन कमेटीज हैं इनको सुपरवाइज करना है। मतलब एज अ होल 4 टियर सिस्टम को डिप्टी कमिश्नर क्या करेंगे? सुपरवाइज करेंगे। टैक्सेशन का अमल स्टार्ट हुआ, रिसोर्सेस भी दिए गए, पंचायत सिस्टम भी इस्टेब्लिश किया गया। सिंध ऑर्डिनेंस था एक्चुअली 1979 का, उसमें ये सारी चीजें मुतारिफ की गई। लेबर और जो कॉमन मैन इश्यूज हैं, जो फार्मर्स के इश्यूज हैं, उनको भी रिजॉल्व करने के लिए इकदाम उठाए गए। लेकिन बच्चे अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम भी फेल हो गया। और इस सिस्टम के फेलियर की वजह ये है कि हम जितना भी कोशिश करते ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस फिर भी थी। कैसे थी? कि जी जो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनके इलेक्शंस डिले हो गए
और उनके इलेक्शंस डिले होने पर जो एलोकेशन ऑफ बजट है, जो एलोकेशन ऑफ फंडिंग है, ये नहीं करते थे। तो अब आपकी रिसोर्सेज और आपके बजट्स और आपके फंड्स जब आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहे, तो इट ऑल्सो कॉज्ड इन द फेलियर ऑफ द जियाउल हक सिंध ऑर्डिनेंस 1970। फिर आते हैं जी परवेज मुशर्रफ साहब। इन्होंने 2001 में एक लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस करवाया और इन्होंने इस ऑर्डिनेंस में एक 7 पॉइंट्स एजेंडा इंट्रोड्यूस करवाया। 7 पॉइंट्स एजेंडा कुछ इस तरह से है कि जी इन्होंने कहा, आई वॉन्ट टू, वी विल बी रीबिल्डिंग नेशनल कॉन्फिडेंस through this local government system, through this local government ordinance. We will be strengthening the federation and we will remove the harmony. Harmony क्या होती है, वर्टिकल हार्मनी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल क्या होती है, इसके सामने लिख लें मैम विल एक्सप्लेन लेटर, स्टार लगा दें, ठीक है। फेडरेशन के टॉपिक में आपको मैं कल इंशाल्लाह ये हार्मनीज करवा दूं। थर्ड जो इनका एजेंडा था, दैट वाज टू रिवाइव एंड इंश्योर इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, कि जी जो बंदा आएगा इन्वेस्ट करने के लिए बायर से, हमने उसके कॉन्फिडेंस को रिवाइव करना है। हम इंश्योर करेंगे लॉ एंड ऑर्डर को, और हम मेक श्योर करेंगे कि जी लोगों को स्पीडी जस्टिस मिले। हम कोशिश करेंगे कि जी हम डीपोलिटिसाइज करें स्टेट इंस्टीट्यूशंस को, और हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी पावर को सही मानों में डिवॉल्व करें ग्रास रूट लेवल पर। और मैंने आपसे पूछा था कि क्या हमारे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में कभी भी कोई मॉनिटरिंग बॉडी इंट्रोड्यूस हुई है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट मॉनिटरिंग बॉडी जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में हमने इंट्रोड्यूस करवाई थी वो 2001 में जनरल परवेज मुशर्रफ के टाइम पे करवाई थी, प्योरली फॉर द सेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एंड इट इज कॉल्ड नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। तो परवेज मुशर्रफ ने ये 7 पॉइंट एजेंडा दे दिया, प्लस इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन की, इन्होंने की इनटू 3 टीयर्स। इन्होंने कहा जी लोकल गवर्नमेंट चलेगी, उसमें सबसे पहले होगी यूनियन काउंसिल, फिर होगी जी तहसील काउंसिल, और फिर होगी जी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। बस लेकिन जैसे ही 2013 तक ये चलता रहा, 2013 में आई जी पीएमएलएन की गवर्नमेंट। पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने नवाज शरीफ लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास करवाया, पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास करवाया, केपी लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास करवाया, और सून आफ्टर 2019 में जब पीटीआई की गवर्नमेंट आती है तो इन्होंने इसको कर दिया डिसॉल्व, और अपना एक मजीद एडिशन कर दी। उन्होंने कहा जी नहीं, इन तमाम चीजों को सुपरवाइज करने के लिए हर शहर पर एक मेयर होगा। मेयर के पास ये पावर होगी कि वो लुक आफ्टर करेगा कि उसके शहर में मौजूद जो कस्बे हैं, जो उसके शहर में 7 लिंक्ड विलेजेस हैं, उसको क्या क्या चीज चाहिए, कब कब चाहिए, ये तमाम चीजें सुपरवाइज करना एक मेयर का काम होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, 2019 के बाद कोई लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास नहीं हुआ है, कोई लोकल गवर्नमेंट में डेवलपमेंट नहीं हुई है। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर अ स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम दैट इज गोइंग टू कम एंड दैट इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस अनदर रिफॉर्म फॉर द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। यहां तक स्क्रीनशॉट डन करें जी। अब मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस क्या होते हैं। ये हमने पढ़ लिया हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। वी हैव फेस्ड द फेलियर, ठीक है जी। और जो सबसे लास्ट लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एक्ट था या लास्ट लोकल गवर्नमेंट एक्ट था वो पास हुआ जी इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके बाद अभी तक कोई नहीं आया, बिल्कुल उसी के साथ इंटरलिंक है। वो आपसे पूछ सकता है कि जी मुझे बताएं कि ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है या इसकी नीड क्या है। पीछे भी मैंने आप लोगों को लिखवाया, तो अभी मैं आप लोगों को यहां पर बताती हूँ कि जी इसकी क्या है एज अ होल, फॉर द होल कंट्री वी आर टॉकिंग अबाउट। सबसे पहली चीज कि जी ये स्ट्रेंथन करती है डेमोक्रेसी को। लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स जितने भी होते हैं वो ज्यादातर अपने रहने वाले सिटीजन्स की राय पर आगे पॉलिसी मेकिंग करते हैं। यही लोग अंडरस्टैंड करते हैं लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के थ्रू लोकल प्रॉब्लम्स को। लोकल गवर्नमेंट से आपकी डेवलपमेंट और आपकी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस बेहतरीन तरीके से होती है। ये जनरेट करते हैं इनकम्स। लोकल गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है जॉब्स लोकल पीपल को। और लोकल गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि दे आर कॉन्फिडेंट सिटीजन्स, दे थिंक दैट दे हैव बीन मेड द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। और जो ट्रू सेंस ऑफ डेमोक्रेसी है उसका तो सबसे पहला प्री रिक्विजिट ही है कि जी आप लोगों का एनालिसिस करके लोगों के बारे में जानकर तो मजीद उस पर फिर अपनी रूल मेकिंग करें या अपनी लॉ मेकिंग करें। अब यही एडवांटेजेस आपने यूके की भी लोकल गवर्नमेंट के साथ लिखने हैं। उधर आ गया सवाल, यहां आ गया तो यहां लिख दे। अच्छा बच्चे, पाकिस्तान में there's been a debate about the failures of the local government system and the local government bodies. Why? अब इसके वो आपसे रीजन पूछेगा, तो अब आपने क्या लिखना है जी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर पूछता है तो ब्रीफ सा दे दें, 3 पेजेस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे दे। अगर वो आपसे एवोल्यूशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट पूछे और फिर आपसे पूछे व्हाट आर द इश्यूज दैट वी आर फेसिंग टुडे, ठीक है जी, तो आपने इश्यूज लिख लेने हैं। इश्यूज इस तरह से लिखने हैं, जब आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करते हो टू द ग्रास रूट लेवल, जब आप टैक्स कलेक्शन करते हो, जब आप अपनी इम्पोज करते हो टैक्सेस, ठीक है, ग्रास रूट लेवल पर, अपने अपने विलेजेस में जाते जाते ये आपके क्या होते हैं, जब मोटरवे से आप गुजरते हो, टोल टैक्सेस, ठीक है जी। फिर आपके उधर ही रहने पर ये पार्किंग लॉट्स हो गई, फलाना फलाना, इन तमाम चीजों से जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है, ये जॉब्स मिलती हैं, ये लोकल गवर्नमेंट के थ्रू ही लोगों में डेवलप होती हैं। So it provides an understanding that you have been heard, you have been made the part of the democratic government. हमारे पास पाकिस्तान का लोकल गवर्नमेंट और उसके इश्यूज। बच्चे, सबसे पहला जो इशू है वो ये है that there is always a cold war between the chief minister and the district nazim. चीफ मिनिस्टर थोड़े बड़े लेवल पर बैठे, ये तमाम सूबे को देख रहे हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट नाजिम उस सूबे में मौजूद बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स को अपनी नजर से देखते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक नाजिम। इनके बीच में राइवलरी क्या होती है, इनके बीच में तजाद क्या होता है, इनके बीच में इशू क्या होता है कि जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, अगर वो कोई रूल मेकिंग करते हैं, कोई पॉलिसी करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट नाजिम उस पर अपनी रिजर्वेशन देता है कि जी मैं इन लोगों के साथ रहा हूं, अभी भी रह रहा हूं, मुझे पता है कि मसला किस नौयत का है और किस हद तक का है। सेकंड सबसे बड़ा इशू,
वी हैव पावरलेस सिविल सर्विस। पावरलेस सिविल सर्विस से मेरी मुराद ये है कि जी एक जिला नाजिम है, फर्ज करें एक जिला है, ठीक है, और उसका नाजिम है, इसने पास की होगी जी 10th, ही विल बी मैट्रिक पास। जबकि जब आप लोग जाओगे तो आप लोग क्या होगे जी, आप लोग होगे ब्यूरोक्रेट। आप लोगों ने काटी होगी STP 1.5 साल की। आप लोगों की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है दैट वुड बी ग्रेजुएशन। नाउ द रूलिंग on this bureaucrat is something that the bureaucrat cannot absorb. आपकी सिविल सर्विस अंडर आती है आपके जिले नाज़िम के। आप लोग जब एसी बनेंगे वो आपको कहेगा कि जी इंक्रोचमेंट करनी है, आपके पास जवाब ही नहीं बनता कि आप ना कह, आपको करनी पड़ेगी। तो सिविल सर्विसेज को कोई पावर नहीं दी गई इसमें, दे हैव बीन केप्ट अंडर द जिला नाज़िम। The third point of the failure is, of course, the lack of checks and balances. इसको अगर कंपेयर करते हैं यूके के साथ तो आप देखेंगे जी उन्होंने कितनी मॉनिटरिंग बॉडीज थी जिनको इंट्रोड्यूस करवाया था। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इन तमाम इशू के लिए टैक्स इम्पोजिशन, ब्रीच तो नहीं कोई हो रही लिमिट। जबकि हमारे यहाँ एक नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बनाई गई, वो भी 2001 में। तो वी हैव द लैक ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। देन देयर इज अ लैक ऑफ फ्यू मोर प्री रेक्विजिट्स, जिसमें सबसे पहला प्री रेक्विजिट क्या है जी, कि हमारे पास जो लिटरेसी रेट है वो बड़ा लो है। जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर है वो बिल्कुल भी प्योर सिविक नहीं है, प्योर पेरोशल नहीं है, दैट इज सॉरी प्योर पेरोशल है, पार्टिसिपेंट नहीं है। वी हैव दो सोसाइटीज जहां पर लोगों को पता भी नहीं है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होता क्या है। वी हैव लैक ऑफ टॉलरेंस, वी हैव इमेंस नंबर ऑफ इग्नोरेंट पीपल। उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं, जिंदगी गुजार बसार रहे हैं बस, ठीक है। यहां तक स्क्रीनशॉट डन करें। इश्यूज विद पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट देखते हैं आगे भी। नेक्स्ट फिर हमारे पास फिफ्थ पॉइंट जो आएगा आपका, वो आएगा कि जी हमारे पास कुछ सोशल प्रॉब्लम्स भी हैं। सोशल प्रॉब्लम्स हमारे पास क्या है कि सेम मोहल्ले में रहते हुए अगर आपने अपना वोट अनडिजर्विंग भी, चाहे वो ना हो बंदा अनडिजर्विंग भी हो, आपने अगर उसको कास्ट ना किया तो आपकी क्या बन जानी है जी, दुश्मनी बन जानी है सारी जिंदगी की। आपका भाईचारा खराब हो जाना है, आपका ब्रदरहुड इफेक्ट हो जाना है। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की फेलियर का जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि हमारे पास जितने डेवलपमेंटल एरियाज, जितने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, वो तमाम किए गए हैं जी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में, जहां पर आबादी ज्यादा होती। तो जहां पर इग्नोरेंस ऑफ लेस पॉपुलेटेड एरियाज है, वहां पर आपकी भी लोग नहीं सुनेंगे। आपने उनकी नहीं सुनी, आपने उनको इग्नोर किया है। हमारे पास प्रॉपर मशीनरी नहीं है। प्रॉपर मशीनरी से मुराद ये है कि याद है मैंने आपको यूके में बताया था कि जी मीटिंग्स होंगी पेरिश काउंसिल्स की। हमारे यहाँ इन मीटिंग्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई जाता ही नहीं अटेंड करने। एट्थ रीजन, वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। बहुत से बच्चों को आज भी
सीएसएस की तैयारी करते हुए क्लियर होता है कि जी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है क्या। मेरे पास लास्ट क्लास में कुछ बच्चियां थी, उन्होंने कहा मैम हमें आज दिन तक नहीं पता, हम वोट डालते आए हैं, हम सब कुछ करते हैं कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चलता कैसे, नोबडी नोज what actually his duty is and nobody knows what the local government is going to serve you. So it is a very complex system. Plus, it is very uncertain also. Uncertain in the means कि जी आपको क्लैरिटी नहीं है सिस्टम के बारे में। गवर्नमेंट 5 साल बाद अगर चेंज होती है तो वो अपने न्यू रिफॉर्म्स लाती है, लेकिन हमारे यहाँ माशाल्लाह से 1947 से टिल डेट सिर्फ एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसने अपने 5 साल का टेन्योर पूरा किया है, एंड दैट इज पीपीपी। बाकी किसी गवर्नमेंट ने 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं किया। हैरत। तो आप जब समझना शुरू ही होते हैं एक गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स को, तो अगले रिफॉर्म्स आ जाते हैं, आपको पता ही कुछ नहीं होता। द 10th इशू कि जी द मिस यूज ऑफ अथॉरिटी both on the bureaucratic level and on the civilian level, जहां जिसका मन चाहे जितना चाहे करप्शन हो रही। डायलेमा ऑफ करप्शन। और फिर जी हमारे पास जो सबसे बड़ा इशू है दैट इज, ये चले वो ना, मैं आपको ये करप्शन तक करा के अब आपको बताती हूँ कि होना क्या चाहिए। वो आपसे पूछ ले कि जी किस तरह से फिक्स कर सकते हो। जिस तरह से आप कहते हो ना कि हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करवाना चाहिए और चार्टर ऑफ जुडिशरी करवाना चाहिए, इसी तरह से आपको चार्टर ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम करवाना चाहिए। आपको आइडियली एक सिस्टम जो कि यूके का है, इससे चीजों को बोरो करना चाहिए। विद बोरोइंग आई मीन्स यू हैव टू मेक श्योर दैट यू एटलीस्ट कॉपी द सिस्टम प्रॉपर। आपको चेक्स एंड बैलेंसेस इंट्रोड्यूस करवाने होंगे। आपको मॉनिटरिंग बॉडीज इंट्रोड्यूस करवानी होंगी। आपको रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज इंट्रोड्यूस करवानी होंगी। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चे, कि आपको लोगों को हाईली क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपको लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, और ये एजुकेशन फिर आपके इंस्टीट्यूशन से भी होनी चाहिए और ये फिर आपकी मीडिया से भी होनी चाहिए। आपका ये पार्ट ऑफ एकेडेमिया बनाना चाहिए, जिसमें स्टूडेंट्स को जैसे ही वो 4th ईयर 3rd ईयर पास करता है, इज एलिजिबल टू कास्ट हिज वोट। उसने एफएससी कर ली, उसने एफए पास कर दिया, नाउ इज एलिजिबल टू कास्ट हिज वोट। ही शुड बी नोइंग किस तरह से चलना है। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनानी चाहिए जिसके थ्रू आप लोगों को, जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटीज हैं, पेरोशियल कल्चर से निकाल कर पार्टिसिपेंट कल्चर की तरफ लाए। आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि जी आपका थ्योरी और प्रैक्टिस में जो डिफरेंस है वो मिनिमाइज हो जाए। ठीक हो गया जी। ये था लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ यूके एंड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, द इश्यूज रिलेटेड टू इट, द सॉल्यूशंस, द कंपैरिजन विद द यूके। आई होप आप सबको बेहतरीन समझ आ गया होगा। इससे इजी नहीं हो सकता ये, लेट मी टेल यू, इससे इजी ये टॉपिक नहीं हो सकता। मैंने बहुत कोशिश करके, बड़ी सोर्सेस कंसल्ट करके आप लोगों के लिए एक लुब्बे लुबाब निकाला है, ताकि जब आप पेपर में लिखो तो ऐसा लगे कि इस बच्चे ने हर डोमेन पर पढ़ा है। डन हो गया जी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। एक ऐसा टॉपिक जो बड़ा जनरल सा टॉपिक है,
वो आपसे पूछता है कि एग्जामिनर के जी आपकी जो एनालिसिस है, थैंक यू सो मच सावल, थैंक यू अदीला बच्चे, थैंक यू सो मच। हाँ जी अली मैं करती हूँ। क्यों, आपको ये अंदाजा कहाँ से हुआ? आपको मेरी बातों से लग रहा है कि मैं पोइट्री करती हूँ? स्क्रीनशॉट डन करें जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। थैंक यू सामा, थैंक यू बच्चे। चले जी, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जल्दी जल्दी से देखते हैं, आपके एस्से में भी आ सकता है, और वो टॉपिक ऐसा है कि आप उस पर खुद से बहुत बहुत कुछ लिख सकते हो। ठीक है जी, फर्स्ट टाइम समझ आई है फिजा? बहुत सी ऐसे बच्चे बच्चियां होती हैं जिनको वाकई लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, यूके की तो किसी को नहीं समझ आती। यूके की तो वो हमेशा ही रट्टा लगाते हैं। मेरे पास आप बिलीव करें, जब एवेल्युएशन के लिए पेपर्स भेजते हैं बच्चे, तो मैंने सर पकड़ा हुआ होता है कि आप मुझे ये बताएं आपको समझ क्या आई है इसमें। फिर उनको ये होता है कि जब क्लास ले लेते हैं तो फिर थोड़ी बहुत उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है। तो जी मेरा बस मोटिव यही है कि आपको मैं आसान से आसान तरीके से चीजें करवाऊं, क्योंकि मुश्किल तरीकों से तो हर जगह चीजें कवर हो जाती हैं। 23 अगस्त की रिकॉर्डिंग तो एमा बच्चे, इट्स इम्पॉसिबल एनीबडी वुड बी हैविंग, बिकॉज द रिकॉर्डिंग्स आर जस्ट दे आर अवेलेबल फॉर आई बिलीव 24 आवर्स। फिर भी अगर किसी के पास 23 अगस्त की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, एक हमारी क्लास में थे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिन्होंने ड्राइव में बनाए हुए थे, अगर भाई 23 अगस्त की कोई रिकॉर्डिंग है तो आप दे दें, मुझे भेज दें, मैं एम्मा को भेज देती हूँ। मीर आपके पास है? चले मुझे सेंड कर दें बच्चे। यू कैन सेंड इट ऑन माई व्हाट्सएप, इट्स 0333926553 एंड आई शेल बी सेंडिंग इट टू एम्मा। एम्मा बच्चे आप भी मुझे यहाँ पर मैसेज करो व्हाट्सएप पे, आपस में बात मत करो, मुझे मैसेज करो, ठीक है? आई विल बी सेंडिंग इट। या चले मीर आपने भेजनी भी है तो आप भेज दें, बहन है आप। National integration challenges and solution. The question that is one of my most favorite one. And ठीक है असद, आप मुझे मैसेज कर दो इस पे व्हाट्सएप पे, और मीर हमजा आप भी मुझे भेज दोगे ना बच्चे? मीर, तो मैं फिर विल लुक इनटू इट, ठीक है? सीएसएस 2019 में वो आपसे एक सवाल करता है, और वो आपसे पूछता है क्वेश्चन नंबर 7 कि जी नेशनल इंटीग्रेशन क्या है, और नेशनल इंटीग्रेशन की चैलेंजेस क्या है, और फिर इसके सॉल्यूशंस क्या है। तो अब इस टॉपिक को जरा सा समझते हैं बच्चे। नेशनल इंटीग्रेशन इज द परस्यूट ऑफ हार्मनी। जल्दी जल्दी से लिखना है, टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, जल्दी जल्दी कवर करें। इट इज द परस्यूट ऑफ हार्मनी विद इन द स्टेट। नेशनल इंटीग्रेशन एक वो ताकत है जिसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज, irrespective of creed, irrespective of caste, irrespective of religion, एक फोर्स आपस में बाइंड करती है, इंटीग्रेट करती है। और क्यों इंटीग्रेट करती है जी? इसका स्पेसिफिक एम क्या है? इसका स्पेसिफिक एम है आपकी जो स्टेट है उसकी डेवलपमेंट, आपकी स्टेट की डायरेक्ट सिक्योरिटी, बियरिंग, आपकी स्टेट की लिए इक्वल राइट्स, आपकी स्टेट के लिए स्टेबलाइजिंग पावर। वो नेशंस जहां पर आपस में इंटीग्रेशन हो हमेशा कामयाब रहती। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो जी हमारे पास कायदे आजम की सदारत के बाद, जब कायदे आजम लीडर थे, उनके बाद
कंट्री को हमने सॉवरन कह दिया था कि जी ये पाकिस्तान क्या है, ये एक सॉवरन कंट्री है, बट ये जो हमारी सॉवरेनिटी है ना, ये एक्सट्रीमली चैलेंजिंग थी। हमारे पास लेस फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट थी, और बार बार हमारे पास इंडियन एग्रेशन सामने आता रहा है। इंडियन एग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ 1948, इंडियन एग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ 1965। हमसे 1971 में बंगाल भी दूर हुआ। सोवियत इन्वेजन हो अफगानिस्तान पे या रेवोल्यूशन ऑफ ईरान हो, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का लिंक सामने आ जाए। अब बच्चे, ये तमाम फैक्टर्स जो थे, ये हमारी नेशनल इंटीग्रेशन को क्या कर रहे थे जी, इफेक्ट कर रहे थे। हमारी जो आपस में मोहब्बत थी, जो इत्तेफाक था, जो हमारी आपस में एज अ नेशन एक होने का दावा था, ये चीजें उसको बड़ा चैलेंज करती आई। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो नेशनल इंटीग्रेशन को इफेक्ट करते? NI मींस नेशनल इंटीग्रेशन। बच्चे, सबसे पहला कल्चर, वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ बिलीव्स, कस्टम्स। आपके जितने सोशियो कल्चर डिफरेंसेस हैं, वो अगर सेम है, तो आपकी नेशनल इंटीग्रेशन ज्यादा बनती है, इफेक्ट होती है। आपकी लैंग्वेज, लिंग्विस्टिकली तो आप बड़ा यूनिफाई होते हैं। वो नेशंस जिनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज होती है, वो बड़ा आपस में इत्तेफाक से रहते हैं, इंटीग्रेट होकर रहते हैं, एलियनेटेड नहीं फील करते। हम एलियनेटेड फील करते थे जब हम जाते थे ईस्ट पाकिस्तान, हमें पता ही नहीं चलता था क्या बोला जा रहा है। सेम वो एलियनेटेड फील करते थे जब वो उर्दू हमें बोलते हुए सुनते थे। तो बच्चे, लैंग्वेज की वजह से ही तो हमने पाकिस्तान को हासिल किया कि जी उधर हमारी हिंदू हिंदी उर्दू टसल चलती रही, वापस आए तो बंगाली उर्दू टसल स्टार्ट हो गई। तो ये जो एक फैक्टर है ना, ये आपस में आपको बाइंड करके रखता है, आपकी इंटीग्रेशन को इंक्रीज कर। और फिर नेवरदलेस योर रिलीजन, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा। रिस्पेक्ट ऑफ अदर बिलीव्स एंड द रिलीजियस फ्रीडम दैट यू एंजॉय। नेशनल इंटीग्रेशन में ठीक है, आपको रिलीजन आपस में बाइंड करके रखता है, लेकिन एज अ नेशन आप दूसरों की भी बिलीव्स की रिस्पेक्ट करो, तभी तो आप इंटीग्रेट होगे। तभी तो आप इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज, इररिस्पेक्टिव ऑफ कल्चर आपस में इत्तेफाक से रहोगे। फोर्थ पॉइंट, एथनिसिटी इफेक्ट करता है आपकी नेशनल इंटीग्रेशन को। आप किस एथनिसिटी से बिलोंग करते हो, ये एक चैलेंजिंग फैक्टर है, लेकिन अगर आप इसको ओवरकम कर जाते हो, तो अमेरिका हैज मेनी एथनिक ग्रुप्स लिविंग टुगेदर, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप देखिए, इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड। और बच्चे, फिर इन तमाम चीजों के बाद अगर कोई नेशनल इंटीग्रेशन को इफेक्ट करती है, तो वो है जी आपकी लीडरशिप। अच्छा करिज्मेटिक लीडर हो, सिंबॉलिकली भी, इकोनॉमिकली भी, कल्चरली भी करिज्मा हो, तो आप देखें कि तमाम कौम उसके पीछे चलना शुरू कर। अब हमें चैलेंजेस क्या पेश आए पास्ट में, आप लोग इसी तरह से इस क्वेश्चन को लेकर चलोगे, पहले नेशनल इंटीग्रेशन को। सावन, अभी बच्चे मैं ना आपको वो चैलेंजेस में करवाती, ये तो मैंने आपको फैक्टर्स करवाए हैं, सवाल को समझना है, ठीक है। सवाल को आपने समझ कर लिखना है। मैंने अभी आपको फैक्टर्स करवाए हैं, अब हम आएंगे व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आर बीन फेस्ड इन रेफरेंस टू पाकिस्तान विद द नेशनल इंटीग्रेशन। उसने आपसे पाकिस्तान के बारे में पूछा कि जी आपकी नेशन को क्या मसले दरपेश। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक। सबसे पहला मसला, हमारे पास लैंग्वेज रायोट्स।
अभी मैंने आपको करवाया कि जी उर्दू की जो प्रोमुलगेशन हुई, ईस्ट पाकिस्तान ने स्ट्रांगली उसको अपोज किया, उसको कंडेम किया। ठीक है, इसकी वजह से हुआ क्या कि जी बड़े वायलेंट रियॉट्स हुए, बड़े कत्लो गारत हुए, मर्डर्स होने स्टार्ट हो गए, और हमारे पास नेशनल इंटीग्रेशन नहीं बन पाई। वी लॉस्ट मेनी लाइव्स एंड रिजल्टेंटली वी लॉस्ट ईस्ट पाकिस्तान आल्सो। तो हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि जिसकी वजह से अलहदा मुल्क हासिल किया, हमें नहीं था पता कि जी दूसरा विंग उसी एक इशू के पीछे पड़ जाएगा। पाकिस्तान के बाद हमारे पास अभी पाकिस्तान बना ही था कि जी हमारे पास रीजनल आइडेंटिटीज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज थी। अभी पाकिस्तान बना और सदारत थी जी एएनपी की, बादशाह खान, वली खान, कि जी हमें पश्तूनिस्तान बना कर दें, हमने नहीं रहना आपके साथ। उधर अफगानिस्तान है, इधर पश्तूनिस्तान होगा। NWFP should not be made the part of the Pakistan. It should be called Pashtunistan. We are the race that we belong to somewhere else, not with you. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज। फिर सेपरेशन ऑफ बलूचिस्तान, फिर सिंधु देश, फिर डिविजनल लेवल पर डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई, आज भी की जा रही है। जी हमें चाहिए अपना सूबा हजारा, हमें चाहिए अपनी कराची की डिस्ट्रीब्यूशन। तो रीजनल लेवल पर भी हमने इन इश्यूज को, हाँ ऐसा नहीं है कि कोई इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, हमने जिस चीज का बड़ा थ्रेट था उसको अच्छी लीडरशिप के साथ फिर हमने कोशिश किया कि हम एड्रेस करें। हमने पश्तूनिस्तान तो नहीं दिया, लेकिन हमने खैबर पख्तूनख्वा दे दिया, है ना। हमने बलूचिस्तान की ग्रेवियंसेस को कवर करने के लिए अभी फेडरल जब टॉपिक पढ़ेंगे फेडरेशन का, तो हमने इनको बजट में हिस्सा दे दिया। तो हमने स्लोली एंड ग्रेजुअली किया, लेकिन हमने कुछ इश्यूज को रिजॉल्व किया, लेकिन ज्यादातर रीजनल आइडेंटिटीज एक चैलेंज रही है पाकिस्तान के लिए। न सिर्फ रीजनल आइडेंटिटीज बल्कि सब नेशनलिस्ट आइडेंटिटीज भी हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज रही। लिंग्विस्टिक इश्यूज के बाद हमारे पास जब प्रोविंशियल स्टेटस फुली एड्रेस नहीं हुआ, ईस्ट भी नहीं था मुतमईन, वेस्ट भी नहीं था मुतमईन, तो हमारे पास कुछ नेशनलिस्ट टेंडेंसीज ने जन्म लिया, और उन नेशनलिस्ट टेंडेंसीज ने फिर क्या करना शुरू किया जी, वेंडलिज्म, ब्रूटैलिटी। हमने इन सब नेशनलिस्ट टेंडेंसीज को काउंटर करने के लिए फिर अपनी फोर्सेस की मदद से मदद ली, तो कभी 2001 में ऑपरेशन करवाया, कभी लेटर फाटा में ऑपरेशन करवाया, कभी जरबे अज़्ब करवाया, लेकिन ये रही, ये हमेशा हमारा एक चैलेंज रही है। इसकी वजह से कौम एक साथ नहीं हो सकती। स्क्रीनशॉट डन करें जी जल्दी से। करंट अफेयर्स की क्लास है आप लोगों की? करंट अफेयर्स की क्लास है? नहीं है, ओके, खत्म हो गई है। अच्छा आज नहीं है, चलो गुड हो गया। उसी के साथ करती हूँ राहील, थोड़ा हौले रखें, अभी उसी के साथ करती हूँ। मतलब इसके बाद आप लोगों की कोई क्लास नहीं है, ऐसा ही है। मैं फिर थोड़ा सुकून लेके पढ़ा दूं, मैं बहुत स्पीड में पढ़ा रही हूँ आप लोग। चले चले आ जाए। फिफ्थ फोर्थ पॉइंट। अच्छा जी, हमारे पास नेशनल इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटीज भी थी। पाकिस्तान बना तो हमने तो पाकिस्तान एक आइडियोलॉजी पर हासिल किया जी। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। We have a different religion, we have a different language, we belong to another nation, that is why.
लेकिन हमने विटनेस किया कि हम सोशलिज्म को इंट्रोड्यूस कर गए 1970 में, इस्लामाइजेशन को इंट्रोड्यूस कर गए 1980 में, मॉडरेट इस्लाम को इंट्रोड्यूस कर गए 1999 में, और बड़ी हीटेड डिबेट्स होती रही इस पर, उलमा के आपस में, रीजनल एथनिक लाइंस में बड़ी डिस्कशंस होती है। तो जब आपकी आइडियोलॉजिकल, जो आप कहते हैं कि आइडेंटिटी ही सेम नहीं है, तो नेशनल इंटीग्रेशन तो बहुत दूर का फिर किस्सा है। आपकी आइडियोलॉजी सेम होती है तो तभी आप नेशन को किसी चीज पर इकट्ठा करते हो, इंटीग्रेट करते हो, और तभी उसको साथ लेकर चलते। हमारे पास एक ही स्टेट में रहते हुए नेशंस विद इन द नेशंस बनना स्टार्ट हो। फिर जो फिफ्थ मेजर चैलेंज था, दैट इज एक्सट्रीमिज्म एंड सेक्टेरियनिज्म। वो बच्चा जो मुझे सेक्ट्स के बारे में बता रहा था, अब आ गए जी आपके सेक्ट्स। एक्सट्रीमिज्म कैसे? हमने विटनेस किया कि जी जो हमारी मदरसा ट्रेंड कलर्जी है, इन्होंने सिर्फ इस्लाम को, कुरान को पढ़ाने का अमल नहीं किया, इन्होंने बहुत से लोगों के ब्रेन वॉश करवाए। हमारे पास अफगान जिहाद सिनेरियो एक्सट्रीमिज्म की तरफ ले गया हमारी नेशन को। हमने विटनेस किया कि एक ही नेशन में रहने वाले लोग डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ इस्लाम रखते हैं। मैंने कहा ना, कहीं मॉडरेट इस्लाम है, कहीं इस्लामाइजेशन, कहीं एक्सट्रीम है। और बच्चे फिर जब इतनी एक्सट्रीमिज्म होती है ना, तो फिर आपका वेस्ट भी अटेम्प्ट्स करता है आपकी जो रिलीजन है उसको पॉइंट आउट करके, वो भी फिर अपना रोल प्ले करता है। हमने विटनेस किया इस्लामोफोबिया को स्प्रेड होते हुए देखा है। परसेप्शन है ना, उन्होंने अपनी बना ली है, हमने अपनी बना ली है। अफगान जिहाद सिनेरियो में अपनी बन गई थी, और मदरसा ट्रेन कलर्जी ने अपनी बना ली थी। हमारी नेशनल इंटीग्रेशन के पास सबसे बड़ा चैलेंज फिर हमारी गवर्नेंस भी रही है, और हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी रही है। किसी भी नेशन के स्ट्रांग होने का प्री रेक्विजिट उसकी हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। अगर आपकी डेवलपमेंट इकोनॉमिकली ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप फ्लरिश करते हो विद इन द पॉलिटिकल मीन्स, विद इन द नेशनल मीन्स, विद इन एवरीथिंग। जब ये दोनों चीजें वीक थी, तो हमारे पास मीडिया हेटेड डिबेट्स भी आने लगी, ब्लेम गेम्स भी आने लगी, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी होती रही, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी हुई, अनइवन इंफ्रास्ट्रक्चर भी आया, सोशल इल्स भी आए, पॉवर्टी भी आई, क्राइम्स भी आए। बच्चे अब देखिए, नेशन को इंटीग्रेट होने के लिए तो आप जब गवर्नेंस करते हो, तो फिर आप इंट्रोड्यूस करो ना सेंट्रलाइज एक्सेस। आपने नहीं किया, आपने डिले किया जस्टिस को, आपने पॉवर्टी के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया, आपने सोशल इल्स को काउंटर करने के लिए कोई तगड़ा इकदाम नहीं उठाया, तो हम किस तरह से इंटीग्रेट हो जाए? हमारे कराची का हाल देख लें आप। मोबाइल, पर्स, औरतों के हाथ में कंगन, अंगूठियां, सोना, आप कुछ भी कहीं भी हैं कराची में, you're not safe. Not only Karachi, obviously in few parts of the Lahore also. But this is just because you've been neglected for a specific period of time. Your governance was not inclined towards the grassroots level. Your governance had social ills beforehand, and you could not take over them. फिर हमारे पास बड़ा इशू सोशियो कल्चरल हेजमनी या डायमेंशन। हेट्रोजेनिटी पाई गई, होमोजेनिटी नहीं पाई। आप जब कल्चर होमोजीनियस रखते हो, एक जैसा रखते हो ना,
तो स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन बिल्ट होती है। हमारा ईस्ट के साथ कल्चर कॉन्फ्लिक्ट अलहदा था, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट अलहदा था, लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट अलहदा था, रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्लिक्ट अलहदा था, तो हम नहीं बिल्ड कर पाए नेशनल इंटीग्रेशन। और फिर बच्चे, जब आप इतना वीक होते हो तो फिर कुछ इंटरनेशनल डायमेंशंस में भी आप टारगेट बनते हो, जैसे हमने विटनेस किया रोल ऑफ इंडिया, जो कि फ्यूल करते हैं आपकी नेशनलिस्ट टेंडेंसीज को। नेशनलिस्ट टेंडेंसीज सिंधु देश वगैरह हो गए, बलोच मूवमेंट्स हो गई, यहां पर पाया गया कुलभूषण यादव को ये वर्गलाते हैं आपको अगेंस्ट द गवर्नमेंट। These are the challenges that we have faced in terms of the national integration of Pakistan. Now, what are the solutions or what are the remedies or what should be the strategies to overcome these issues? And we should enhance the national integration. वैसे तो जब हमारी रेगुलर क्लास होती है तो रेगुलर क्लास में मैं पूरी क्लास में ये एक ही टॉपिक करवाती हूँ और बड़ा सुकून से आराम से, इतना ही डाटा होता है, दो तीन चीजें स्टूडेंट्स भी बता देते हैं, लेकिन जो सॉल्यूशंस हैं, जो स्ट्रेटजीज हैं, वो मुझे हमेशा मेरे बच्चे बताते हैं। मतलब जो आप लोग हैं वो बताते हैं। लेकिन चले आज आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि द सॉल्यूशंस शुड बी द स्ट्रेटजीज। अब इसमें ये तो बच्चे आपको एक ओपन हैंड है, इसमें आप लिखते रहें, इट्स एन एसे, जितना लिखना चाहिए। रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन्स होगी तभी हम प्रॉस्पर करेंगे, तभी नेशनल इंटीग्रेशन बिल्ड होगी। मतलब कि रिलीजियस हार्मनी होनी चाहिए। हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे पहले मेंटेन रखनी, हमें डेमोक्रेटिक मींस पर चलना है, ना कि सब नेशनलिस्ट मींस पर। हमें अपने गवर्नेंस के इश्यूज को हल करने की जरूरत है, अकाउंटेबिलिटी करने की जरूरत है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत है, चेक्स एंड बैलेंसेस इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। हमें ऐसे इकोनॉमिक डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए जिसकी वजह से लोगों की ग्रीवियंसेस खत्म। हमें मनी इश्यूज को खत्म करना चाहिए। हमें प्रोविंसेस को इक्विटेबल रिसोर्सेज देनी चाहिए। हमें रोल ऑफ मीडिया को इनहेंस करना चाहिए पॉजिटिवली, नॉट नेगेटिव। हमें सेक्ट्स को डिस्करेज करना चाहिए और इनकरेज करना चाहिए नेशनलिज्म। Only then we will have a strong national integration within Pakistan. My dear students, this is all about the national integration topic. Please take the screenshot